डिलाइट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी समरी कोर्स की सीरीज में यह अगला लेक्चर है जिसमें हम क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने आस पड़ोस में या स्वयं ही कभी महसूस किया होगा कि हमारा एक स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि जिस व्यक्ति का रहन सहन, पहनावा, भाषा, बोली हमसे मिलती जुलती है उसके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एक तरह से एक अपनापन का व्यवहार होता है उसके साथ हमारा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कहीं भी, चाहे कोचिंग में हो या कहीं भी आसपास मल्टी में, आपके ही जिले का या आपके ही राज्य का कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने वाला मिल जाए तो आपकी दोस्ती उसके साथ बहुत जल्द ही हो जाएगी तुलनात्मक रूप से अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ। तो एक अपनापन ह्यूमन नेचर ही होता है कि जिस व्यक्ति को अपना रहन सहन, पहनावा, भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसके साथ हम एक अपनापन वाला व्यवहार रहता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जो व्यक्ति हमसे अलग दिखाई देता है या उसका, जैसे सपोज कि कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर, तो उसके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वह अलग तरह का होता है। हम उसका कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये जो अलग दिखने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है, यह बदल क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, उसको भी हम समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर भेदभाव क्या होता है और कारण क्या होते हैं। भेदभाव क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकते हैं, यहीं से भेदभाव का जन्म होता है। जैसे कुआं हो गया या हैंडपंप हो गया, वहां से आप किसी निम्न जाति के व्यक्ति को पानी भरने से रोकोगे तो ये भेदभाव है। यही भेदभाव का जन्म हुआ है। लेकिन इस भेदभाव के पीछे क्या कारण है, इन कारणों को यदि देखा जाए ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में, तो ये कारण अभी वर्तमान आधुनिक समय के नहीं है। इनकी जड़ें बहुत पुरानी हमारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक कारणों में छुपी हुई हैं। साथ ही साथ इसके कारण असमानता भी होती है, विविधता भी, जो देश की मजबूत ताकत है वह भी एक कारण है भेदभाव की, और पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाएं भी भेदभाव के पीछे कारण है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐतिहासिक कारणों की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, और इतिहास में जब महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीन लिया तो यहीं से लिंग आधारित जो भेदभाव होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये जो भेदभाव है धीरे धीरे मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले लेता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आधुनिक काल में किस तरह से ये बड़ा रूप ले लिया। पहले हम कारणों के बारे में जान लेते हैं। दूसरा इसमें जो कारण है वह है असमानता। जैसे एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसके साथ वीआईपी व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यदि कोई कपड़ा या उसके व्यवहार से या उसकी शकल सूरत से ही गरीब दिखता है और वो कहीं जाता है सार्वजनिक प्लेस पर, उसके साथ जो व्यवहार होगा वह उच्च कोटि का नहीं होगा सामान्यतः। तो असमानता भी भेदभाव का कारण बनती है। वहीं यदि हम बात करें विविधता की, तीसरा कारण जो है, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। लगभग विश्व में जो 8 प्रकार के प्रमुख धर्म होते हैं वह भारत में पूर्णतः माने जाते हैं। भारत में 8 प्रकार के जो धर्म है वह मानने वाले लोग हैं। तो जो धार्मिक विविधता है उसके कारण भी हमारे यहाँ भेदभाव होता है। इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम, जैसे कि मुसलमान मानते हैं कि जो महिला शिक्षा है उसको वो लोग बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसके पीछे उनका धर्म बीच में आड़े नहीं आ रहा है। इसके पीछे मुख्यतः जो कारण है वह है उनकी गरीबी। लेकिन हम मानते हैं कि उनका धर्म उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहता है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि विविधता भी एक तरह से भेदभाव को जन्म देती है। वहीं यदि हम पूर्वाग्रह की बात करें तो पूर्वाग्रह क्या होता है दोस्तों? जब हम पहले से अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एक राय बना लेते हैं, जो कि अतार्किक आधार पर बनती है। कुतर्क के आधार पर जो राय बना लेते हैं
वह क्या होती है? उससे पूर्वाग्रह का जन्म होता है। जैसे एक कहा जाता है, एक कहावत है कि बनिए का बच्चा कभी ना सच्चा, या फिर एक पूर्वाग्रह ऐसा भी कहा जाता है कि हवाई जहाज लड़कियां नहीं उड़ा सकती। तो ये पूर्वाग्रह दर्शा रहा है, बिना तर्क के, बिना ज्ञान के हमने एक मन में धारणा बना ली कि ये ऐसा नहीं हो सकता। सामान्यतः नकारात्मक जो मनोवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वही पूर्वाग्रह होता है, जो कुतर्क या अतार्किक आधार पर अपने मन में बना लिया गया हो। इसका जो पांचवा कारण होता है भेदभाव का, वह है रूढ़िवादी धारणाएं। रूढ़िवादी धारणाएं भी सामान्यतः ऐसी ही होती हैं जब बहुत बड़े ग्रुप के प्रति, बहुत बड़े लोगों के समूह के प्रति एक सामान्यीकरण, एक मान्यता जो है समाज में प्रचलित हो जाती है कि ये वर्ग इस प्रकार का वर्ग है। जैसे, ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणाएं भी हमारे जो है भेदभाव को जन्म देने का एक प्रमुख कारण है। वहीं ऐतिहासिक कारणों में सामान्यतः एक बात आती है कि जाति व्यवस्था ने भी जो है भेदभाव को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि सामान्यतः आप सोच के देखिए कि व्यक्ति अपनी आजीविका के संचालन के लिए कोई ना कोई काम करता है। कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई मोची है, कोई झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाने का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है। तो जो निम्न कोटि के जो कार्य होते हैं, वो जो लोग करते हैं उनको नीची नजर से देखा जाने लगता है। निम्न कोटि के जो लोग हो जाते हैं, और इन्हीं को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? दलित बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ काम हैं जो निम्न जाति के लोग ही करेंगे, ऐसा जाति व्यवस्था में स्थापित कर दिया गया, जिन्हें हम दलित या अछूत भी कहते हैं। और इन दलित या अछूत लोगों को शिक्षा सहित विभिन्न अधिकारों से वंचित भी कर दिया गया। तो यहां तक हमने देखा कि ऐतिहासिक कारण, विविधता, असमानता और सहित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जो धारणा है, ये सारी की सारी भेदभाव का प्रमुख कारण रही। लेकिन जिस भेदभाव की शुरुआत हम उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जो आधुनिक काल में अपने ब्रिटिश शासन के अधीन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? आप सोच के देखिए, भारत एक विविधता वाला देश था, धार्मिक विविधता यहाँ बहुत सारी थी। जब धार्मिक विविधताएं थी तो अंग्रेजों के विरुद्ध सारे लोग एकजुट होकर ना लड़ पाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? फूट डाली। फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया अंग्रेजों ने। और इस तरह से जो हमारी विविधता एक ताकत थी, उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इसमें भेदभाव के बीज बो दिए, जिसका परिणाम हमको स्वतंत्रता के बाद विभाजन की विभीषिका के रूप में देखने को मिला। लेकिन हमने क्या किया? ये जो विविधता हमारी ताकत थी, तो लोगों ने भेदभाव का ये बड़े पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके विरुद्ध समानता के संघर्ष दलितों ने भी किया, औरतों ने भी किया, जनजातीय लोगों ने भी किया। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो दलितों ने मंदिरों में प्रवेश के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, वहीं महिलाओं ने शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, वहीं किसानों ने जमींदारों से छुटकारा और ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने का प्रयास के लिए लड़ाई। इस तरह भेदभाव का प्रभाव क्या हुआ? फूट डालो और शासन करो की नीति में अंग्रेजों को सहायता मिल गई और उन्होंने एक लंबे कालखंड तक भारत में शासन किया। दलितों ने अपना संघर्ष किया, विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने अपनी अपनी लड़ाई अपने स्तर पर भी लड़ी, और जब एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कांग्रेस ने काम किया तो उस कांग्रेस के झंडे तले सब लोगों ने मिलकर काम किया। और इसी तरह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात हमको अंततः संघर्ष में सफलता हासिल हुई और 1947 में हम आजाद हो गए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब स्वतंत्रता हमको मिली तो हमको क्या करना था? संविधान का निर्माण करना था। और इस संविधान के निर्माणकर्ता कौन थे? हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिसमें बहुत सारे लोग जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो खुद स्वयं दलित वर्ग से आते हैं और भेदभाव का डंस झेलकर ही यहाँ तक पहुंचे थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ और भेदभाव का अंत करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या जोड़े गए? मूल अधिकार जोड़े गए। और इन मूल अधिकारों के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार जोड़ा गया,
वह था समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार की यदि बात करूं तो आप सभी को पता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन। वहीं दलितों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता था उसके तहत उसको भी अंत करने का संविधान ने निश्चय किया और संविधान के तहत इस अस्पृश्यता का अंत भी किया गया। इस छुआछूत के व्यवहार को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि भेदभाव का अंत तो हो गया है, लेकिन भारतीय संविधान सकारात्मक भेदभाव के लिए अनुमति देता है, जिसके बारे में हम जब संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे उस समय हम इसको बहुत बेहतरीन अच्छे ढंग से विस्तार से समझाएंगे। ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके लिए आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टीरियोटाइप जैसे ये महार जाति के लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहते हैं, यह जो है बहुत बड़ा वर्ग है वहां पर अनुसूचित जाति समूह का। पूर्वाग्रह क्या होता है ये भी हमने देखा, वही इसमें लिखा हुआ है। और रूढ़िवादी जो अधारणाएं होती हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है नोट्स के फॉर्म में आप सभी के पास इसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल, इसमें ऑप्शन है आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं इस लेक्चर की तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए डिलाइट आईएएस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।